हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर क्लास। बेटा सोशल साइंस में ज्योग्राफी का चैप्टर देखते हैं हम लोग 5 नंबर मानव संसाधन, ये द ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मानव संसाधन में तो किसी जगह कितने लोग रहते हैं, इससे वहाँ की आबादी की गणना की जाती है। आबादी का जो संबंध होता है किसी स्थान विशेष से होता है। आप अपने बोलचाल की भाषा में कई बार जनसंख्या या आबादी शब्द का प्रयोग करते रहे होंगे। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या जो है 675 है, अथवा रायपुर जिले की आबादी बस्तर जिले से अधिक है, आदि आदि। अगर हम इन वाक्यों पर गौर करें तो पाएंगे कि इनमें से किसी न किसी क्षेत्रीय इकाई का जरूर जिक्र किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी क्षेत्रीय इकाई जैसे गांव, शहर, देश आदि में रहने वाले लोगों की संख्या को हम वहाँ की जनसंख्या या आबादी कहते हैं। दैट्स क्लियर, एकदम बात जो है वो स्पष्ट है। किसी क्षेत्र विशेष पर रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है उनको कहते हैं हम लोग जनसंख्या या आबादी। जनसंख्या या आबादी का संसाधन के रूप में महत्व तभी है जब मानव की बुद्धि एवं कुशलता का उपयोग समाज के विकास के लिए हो तथा उसकी कार्य कुशलता से कोई ना कोई उत्पादक कार्य पूर्ण होता हो। किसी जगह की आबादी के बारे में कई सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे देश की कुल आबादी कितनी है, वह हर साल किस दर से बढ़ या घट रही है, लोग वहाँ औसतन कितने साल जीने की उम्मीद रख सकते हैं, उसमें महिला पुरुषों के अनुपात कितना है, बच्चों युवा वृद्धों का अनुपात कितना है, उनमें से उत्पादकों काम करने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें नगरों में निवास करने वाले और गाँव में रहने वाले लोगों का अनुपात क्या है, उनमें साक्षर कितने हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग कितने हैं, उनमें गरीब कितने हैं और अमीर कितने हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई क्वेश्चन जो होते हैं सर्वे के समय जो होते हैं, जो सर्वेयर लोग आते हैं जनगणना के समय उस समय करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि हमारे देश में जो जनगणना होती है वो हर 10 साल में एक बार होती है। ठीक है, 10 साल में एक बार। तो जनगणना के समय जो सर्वेयर होते हैं ये सर्वेयर घर आने के बाद ये पूछते हैं, जैसे पर्टिकुलर हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार में जो होते हैं कितने लोग हैं टोटल, कुल परिवार की सदस्य संख्या कितनी है। ठीक है, उसके बाद कितने पुरुष है कितने महिला है, फिर 18 साल से ऊपर कितने हैं, 18 साल से नीचे कितने हैं पुरुष वर्ग में, महिला में कितने हैं 18 वर्ष से ऊपर और नीचे ये। फिर उसके बाद जो है इन टोटल में कितने लोग शिक्षित अशिक्षित है, फिर उसके बाद जो है उसमें 18 साल में के ऊपर वाले में कितने शिक्षित अशिक्षित है, वो तो वगैरह वगैरह से कई क्वेश्चन जो रहते हैं वहाँ पे निकलते हैं। तो इस आधार पर सर्वे करके जो होता है देश की आबादी की गणना कर लेते हैं। यह सब जानकारी हमें कहाँ और कैसे मिलती है? आजकल दुनिया के लगभग हर देश में जनगणना की जाती है, यानी लोगों की जो गिनती है हमारे देश से हर 10 साल में जनगणना की जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें पूरे देश की आबादी की विस्तृत जानकारी दर्ज की जाती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगली कब होगी। ठीक है, पिछली जो जनगणना जो है वो 2011 में हुई थी, तो अगला जो जनगणना जो है वो कितनी में होगी? 2022 में। ठीक है, 2021-22, 21-22 में। तो ये इस आधार पे जो होता है जनगणना की जाती है और जनगणना के आधार पे देश की आबादी को स्पष्ट निर्धारण किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे जनगणना से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण आंकड़े। भारतीय जनगणना में लोगों की कुल संख्या, महिला और पुरुषों की संख्या, पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अलग अलग आयु समूह के लोगों की संख्या, कितने लोग किस तरह के पेशे से जुड़े हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग कारणों से प्रवास करते हैं इत्यादि ज्ञात करते हैं। इसके आधार पर हम जनगणना या जनसंख्या का ग्रामीण एवं नगरीय वितरण, जनसंख्या का घनत्व, विविध कार्य में लगे लोगों की जो संख्या है तथा आबादी के घटने बढ़ने की दर को विश्लेषण करते हैं। इनमें से कुछ बिंदुओं पर हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो देश की जो आबादी की क्षमता और जरूरतों को समझाने के या समझने के लिए हमें उसके गुणों के बारे में जानने की जरूरत होती है। लोग अपनी शिक्षा, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ऐसे लोगों की जो इन विशेषताओं को समझना जरूरी हो जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इनमें सबसे पहले जो बात आती है कुल जनसंख्या और वृद्धि दर। तो जनगणना की मदद से हम यह जान पाते हैं कि किसी देश, राज्य, जिले, गांव या शहर में कुल कितने लोग रहते हैं। उस घर घर जाकर पता करने के कारण जनगणना का यह आंकड़ा सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। बाद में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके अनुसार बाद में कुल जो आबादी जो है वो इतनी है, 121 करोड़ 2 लाख।
2001 में भारत में 101 करोड़ 87 लाख। इस प्रकार हमारे देश की आबादी पिछले 10 वर्षों में 17.64% बढ़ी है। इसे हम जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। पृथ्वी की जो कुल आबादी का जो है 17.5% जो भारत में रहता है, भारत से भी अधिक जनसंख्या वाला देश केवल चीन है, जहां विश्व की आबादी का 20% रहता है। 2011 में छत्तीसगढ़ की आबादी जो था 2.55 करोड़ से अधिक थी, जो देश की कुल जनसंख्या का केवल 2% है। लेकिन जनसंख्या की 10 सालाना वृद्धि दर लगभग 22.6% है। भारत के कुल कितने प्रतिशत लोग शहरों में और गाँव में रहते हैं, यह भी जनगणना से पता चलता है। भारत आज भी ग्रामीणों का देश है, जहाँ लगभग जो होता है 69% लोग गाँव में रहते हैं और केवल 31% लोग जो है वो शहरों में निवास करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेटा लिंगानुपात, जिसको लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि कितने पुरुष पर कितने महिलाएं, कितने महिलाओं पर कितने पुरुष, सही है। तो लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। जैसे स्वीडन में लिंग अनुपात जो होता है 1006 है, जापान में 1057 है, नेपाल में 1073 है, जबकि भारत में 940 है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है 940, मतलब आज भी जो है पुरुषों के बराबर के लिए 60 महिलाएं कम है। समाज रूप से किसी स्वस्थ समाज में महिला पुरुषों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर किसी समाज में यह अनुपात कम है तो इसका मतलब है कि वहाँ की बालिकाओं या महिलाओं की पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है, जिसके कारण वे कम जीवित रह पाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश का जो लिंगानुपात जो था 940 है। इसका अर्थ है कि प्रति 1000 पुरुषों में 940 स्त्रियां हैं। इस लिंगानुपात में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। एक तरफ कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा लिंगानुपात है, जैसे केरल में 1084, तमिलनाडु में 955, आंध्र प्रदेश में 991 और छत्तीसगढ़ में 991। वहीं हरियाणा में 877, गुजरात में 912, राजस्थान में 926 में राष्ट्रीय औसत से भी कम लिंगानुपात है। इससे हम अनुमान लगा पाते हैं कि भारत के किस राज्य में महिलाओं की स्थिति कमजोर है और उसे सुधारने के लिए हम योजना बना सकते हैं। ठीक है, इस सारे के माध्यम से यहाँ पे लिंगानुपात को भी दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे 1901 से लेकर जो है 1911, मतलब हर दशक की बात किया जा रहा है। तो 1901 में जो है 972 था और उसके बाद 2011 की स्थिति में देखा जाए तो 940। इन सालों में देखा जाए तो सबसे कम जो लिंगानुपात जो है वो आपको 1991 मिलेगा, 927। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात। तो इस प्रकार से जब बायोडाटा आंकड़ा जो है वो तैयार किया जाता है, तैयार करने के एवज में जो होते हैं पूरे देश की जो जनगणना का जो है वो पता चल जाता है और स्पष्ट हो जाता है। फिर आगे हम देखिए बेटा यहाँ पे आयु संगठन, बच्चों, युवा, वृद्धों का अनुपात। विश्लेषण के लिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या को 3 विस्तृत आयु वर्ग में बांटा जाता है: बालक वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। किसी भी समाज में अधिकतम उत्पादक क्षमता जो है युवा वर्ग में होता है, जो घरों, खेतों, कारखानों, दफ्तरों में काम कर सकता है। बच्चे और बूढ़े प्रायः उन पर आश्रित होते हैं। बच्चे भविष्य के उत्पादक बनेंगे और उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार करना होगा। दूसरी ओर वृद्धजनों के लिए सहायता की विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता होती है। इस तरह की नीति निर्माण के लिए यह जानना जरूरी है कि देश व प्रदेश में आबादी का आयु वर्गों का वितरण कैसा है। जैसे यहाँ पे दिया बालक बालिका वर्ग। इस आयु वर्ग में 15 साल से कम उम्र को शामिल किया जाता है। सामान्य रूप से इस वर्ग के लोग दूसरे वर्ग पर निर्भर रहते हैं और इनकी जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक उन्नति आदि की व्यवस्था दूसरे वर्ग के लोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से इस वर्ग के लोगों को क्रियाशील नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में बाल श्रमिक और मजदूरों को नकारा नहीं जा सकता। अब युवा वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग आते हैं। गौर करेंगे तो पाएंगे हम लोग यहाँ पे तो बेटा आज की जो लेक्चर जो है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सेकेंड जो अगला पार्ट जो होते हैं वो सेकेंड चैप्टर में है, मतलब सेकेंड चैप्टर का मतलब सेकेंड पार्ट में है इसका पीडीएफ का। ठीक है, ये पीडीएफ यहीं पे समाप्त हो गया था। तो आज का लेक्चर भी यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के जो लेक्चर जो है उसको नेक्स्ट पीडीएफ में देखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।